सदियों से भारत के सभी घरों में हल्दी और नीम जैसे पौधों का उपयोग होता आया है। पर क्या आप जानते हैं कि इन्हीं पौधों ने 90 के दशक में दुनिया भर में एक तहलका मचा दिया था। वैसे तो भारत विश्व भर में अपने क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्स इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। लेकिन 90 के दशक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे जिनकी वजह से भारत का रवैया अपने बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट की तरफ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। 90 के दशक में कई ऐसे फैसले लिए गए थे जिनकी वजह से भारत का रवैया जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की तरफ बदल गया। तो क्या आप हमें बता सकते हैं क्या ऐसा हुआ था, खासकर 1990 से लेके 1994 तक? तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। फिर दूसरा 92 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में क्लाइमेट के ऊपर बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें से 2 समझौते निकले। वैसे 3 निकले थे पर हमारे इसके लिए 2 के बारे में बात करेंगे। 2 निकले, वो है एक तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो जैव वैविध्य के ऊपर एक समझौता, और क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन के ऊपर समझौता। और ये तीसरा ये था कि हमारे 72nd और 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये 72nd और 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में आया। और उसमें 3 तरह से डेवोल्यूशन ऑफ पावर, एक अगर आप देहाती तौर पे देखेंगे तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद, और ऐसे ही शहरी इसमें हुआ। ये तीसरा स्तंभ है। और चौथा जो स्तंभ है वो रहा है 1994 में जो WTO एग्रीमेंट हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट हुआ, आयात निर्यात के ऊपर पूरे देशों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ। ये समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ही वो पेटेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन हुआ, जैसे कि आपने बताया वो नीम और हल्दी के। तो ये 4 बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स है 1990 और 1994 के बीच में। 1992 का जो रियो समिट था वो एक ऐतिहासिक वक्त था, एक ऐतिहासिक इवेंट था जिसमें भारत ने बायोलॉजिकल कन्वेंशन का वो हिस्सा बना। तो उसके बाद, इस कन्वेंशन का हिस्सा बनने के बाद हमारे देश के जैव विविधता के कानून में किस तरह के बदलाव आए, क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं? ये जो तीन प्रिंसिपल्स थे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, ये तीनों प्रिंसिपल हमारे बायोडाइवर्सिटी एक्ट में लाए गए। एक तो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, माने जो जैसे नीम है, वो जो हमारा जैव वैविध्य है उसको संरक्षण करें, और ट्रेडिशनल नॉलेज माने नीम कैसे इस्तेमाल करते, वो जो नॉलेज है उसका भी हम वो नॉलेज को भी हम प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, संरक्षण करें। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है उसका सस्टेनेबल यूज़, माने ये इस्तेमाल तो कर सकते हैं पर ऐसे नहीं इस्तेमाल करें कि 2 दिन में ख़त्म हो जाए, पर ऐसे इस्तेमाल करें ताकि अगले पीढ़ी और उसके अगले पीढ़ी को भी उसका बेनिफिट मिले। और तीसरा ये है कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, माने जो भी अगर नीम और उसके नॉलेज के कारण से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसों का फ़ायदा होता है, वो जो जिन समुदाय ने, जिन कम्युनिटीज़ ने उसको प्रिजर्व कंजर्व किया, उनके साथ शेयर बांटा जाए। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स भी हमारे कन्वेंशन ऑन
हमारे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में आया। और 2002 में ये एक्ट आने के बाद एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनी, वो चेन्नई में है। और हर स्टेट में एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनी। भारत के सब स्टेट में एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। और 2.5 लाख से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज है जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के लेवल में है। तो ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज में यही जो ऊपर का जो प्रिंसिपल्स है वो सबसे निचली स्तर पर भी चलता है। तो आपने पेटेंट का जिक्र किया कई बार ना, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि 90 के दशक में ऐसा क्या हुआ था कि इन सब पौधों को लेके, हल्दी हो गया, नीम हो गया, पूरे विश्व भर में एक तहलका मच गया और इसको पेटेंट कराने की ज़रूरत पड़ी? क्या आप हमें उस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? तो पेटेंट का ये है कि अगर आपने कुछ नया खोज निकाला या आपने कुछ नया तरीका देखा है, तो आप उसको उसके ऊपर प्रोटेक्शन ले सकते हो, ताकि ये कि 20 साल तक केवल आप ही उसका कमर्शियल यूज कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। आपके पास हक रहेगा। हक है। इसकी दूसरी साइड ये है कि आपको जो प्रोसेस है वो आपको बताना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। पर ये जो पेटेंट लेने का जो प्रोसेस है उसमें आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले ये खोजा, नहीं तो आपने सबसे पहले ये तरीका निकाला। आप ये प्रोडक्ट या प्रोसेस आपका है, यूनिक है और किसी ने इसके पहले नहीं किया है। तो ये हल्दी और नीम का मसला ये था कि हल्दी और नीम जो हमारे आपके घर में तो सदियों से हल्दी और नीम का तो इस्तेमाल हो रहा है और नानी को, दादी सबको पता होगा और उनके पूर्वजों के भी पूर्वज हल्दी नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको सबको पता है कि नीम से हम कीटनाशनी के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं नीम को, और हल्दी कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और हम हल्दी को तो पाचन में तो इस्तेमाल करते ही हैं, पर उसका एक एंटीबायोटिक क्वालिटी है जो अगर आपके हाथ पे कट जाए आप हल्दी डालें। अब ये कैसे दूसरे देश के और कोई आके इसका पेटेंट प्रोटेक्ट करे? तो ये बहुत एक तहलका मच गया था उस समय। और इसके कारण से ये पूरे प्रोसेस में इसको हम बायोडाइवर्सिटी लॉ में लाए, में भी हमने मिश्रण किया और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ऐसा किया। तो ये उस समय का एक बड़ा तहलका था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। केरल के पहाड़ों में एक कानी ट्राइब बोल के एक आदिवासी समुदाय है। तो उसके पास ही एक एथनोबॉटनी करने वाली एक इंस्टीट्यूशन थी, ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। TBJR के साइंटिस्ट जब वो फील्ड में कलेक्शन करने के लिए जाते थे तो उनके गाइड बन के कानी ट्राइब के बुजुर्ग जाते थे। और ये पहाड़ों में वो पहाड़ तो आप जानते हैं वेस्टर्न घाट्स के बहुत ऊंचाई में और बड़े स्लोप वाले पहाड़ है। तो ये जो बुजुर्ग चलते थे उनको थकान नहीं होती थी, पर ये जो साइंटिस्ट जाते वो हाँकते कांपते वो उनके पीछे। तो उन्होंने पूछा ये क्या है कि इसका रस क्या है, इसका सीक्रेट क्या है? तो वो बुजुर्गों ने बताया कि एक जड़ी बूटी है जिसको वो चबाते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं, आरोग्य पच्चा है उसका नाम। वो जैसे रखते हैं तो उनको एनर्जी मिलता है। तो एक कमर्शियल कंपनी, आयुर्वेदिक कंपनी ने, आयुर्वेद फार्मेसी बोल की, उन्होंने इसका प्रोटेक्शन करके, ये नॉलेज और ये इसका प्रोटेक्शन करके एक आरोग्य पच्चा बोल के एक प्रोडक्ट बनाया। पर उसका जो बेनिफिट्स मिला, कमर्शियल बेनिफिट्स मिला, उसका शेयरिंग समुदाय को भी मिला।
तो आपने बात की कैसे बायोडाइवर्सिटी पर बहुत सारा काम किया गया, मैनेजमेंट कमिटीज बनी, रजिस्टर्स बने और लोगों को उसका मुनाफा भी मिला। पर जलवायु परिवर्तन को तो एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया 90 के दशक में, क्योंकि उस पे उस तरह का काम नहीं हुआ जो बायोडाइवर्सिटी पे हुआ। जबकि रियो समिट जो 92 में हुआ था, उसमें उसकी भी बात की गई थी। तो ऐसा क्यों? कारण तो मैं बहुत ऐसा क्यों उसके बारे में तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, पर क्या हुआ ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो 92 में दोनों कन्वेंशंस आए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत को उस समय भारत एक विकासशील राज्य होने के कारण भारत को उस समय टारगेट्स नहीं थे, एमिशन रिडक्शन टारगेट्स नहीं थे। पर भारत ने उस समय बहुत उस समय से अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भारत CBDR के ऊपर, माने कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको हम इक्विटी आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ये इसको मैं हिंदी में बताऊं तो ये जो एमिशन रिडक्शन करना संसार के सब राज्यों का उत्तरदायित्व है, पर ये उत्तरदायित्व किन्हीं राज्यों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से में बहुत समय से प्रदूषण किया है। जो राज्य ऐतिहासिक रूप से नहीं अभी बढ़ रहे हैं, उनका उत्तरदायित्व कम है। तो ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर भारत ने बहुत अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बहुत जम के बात की। भारत के अंदर पॉलिसी एक्शन, माने जैसे ये बायोडाइवर्सिटी लेजिस्लेशन बना, या पहले बायोडाइवर्सिटी लेजिस्लेशन बनने का जो प्रक्रिया था, मेरे को पता है, मैं जब एक यंग रिपोर्टर था तो मैं ये बहुत सारे मीटिंग्स इसके चेन्नई में होते थे, मैं ये मीटिंग्स कवर करता था, तो मेरे को पता है वो प्रणाली जो है वो 94 से शुरू हुई और 2002 तक चली। पर वैसे डिस्कशंस क्लाइमेट चेंज पे नहीं दिखाई दिए। तो क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले जो देश के अंदर पॉलिसी एक्शन का हुआ, वो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जो 2008 में उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज बोल के काउंसिल बनाया, और वहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद तो जल्दी चीज़ें होती गई। पर इसमें दिलचस्प वाली बात है कि यद्यपि बायोडाइवर्सिटी के इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काफ़ी काम हुआ पहले दशक में, और अभी भी देखिए तो इंस्टीट्यूशनल लेवल बहुत काम हो चुका है बायोडाइवर्सिटी, पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। भारत के अंदर ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते। पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंस्टीट्यूशनल एक्शन थोड़ा देर से हुआ, पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर पहले से ही लोग चर्चाएं करने लगे थे। तो गोपी, जो 2004 की सुनामी थी वो बेशक जियोलॉजिकल कारणों की वजह से हुई थी, पर उस वक्त हमें ये ज़रूर पता चला था कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका हमारे देश के इकोसिस्टम पर एक प्रभाव पड़ रहा है, खासकर मैंग्रोव्स और कोरल्स पर। तो आप ज़रा इन दोनों इकोसिस्टम्स के उदाहरण देके समझा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसे हमारे देश के बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट कर रहा है? जैसे कि आपने बोला मेघा, 2004 का जो सुनामी था वो तो जियोलॉजिकल कारण था, पर वहाँ पे उस समय हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली, क्योंकि हमें ये पता चला कि जिन तमिलनाडु के तट पे जहाँ पे इसका सुनामी का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, तो हमें वहाँ से ये पता चला कि जिन तट में जो गांव हैं, सो जिन गांवों के सामने मैंग्रोव्स, माने गांव और समुद्र के बीच में मैंग्रोव्स या और कई तरीके के वेजिटेशन हो, उन गांवों में सुनामी का आघात उतना नहीं हुआ। पर जिन गांवों के सामने मैंग्रोव्स वगैरह नहीं थे, उन गांवों के सामने सुनामी का आघात बहुत ज़्यादा हुआ। मैंग्रोव्स आप जानते हैं, मैंग्रोव्स तट के पास होते हैं,
और वो उन जगह पर होते हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, समुद्री पानी, खारा पानी और खारा पानी और नदी का पानी, मीठा पानी का मिश्रण होता है, उन जगह ये पैदा होते हैं। पर ये जो मैंग्रोव्स की एक खासियत है कि उसमें बहुत सारे रूट्स हैं, और इन रूट्स के कारण क्या होता है, ये जो बड़े बड़े ऊंचे वेव्स आते हैं, वो जो ऊंचा वेव तमिलनाडु में आया सुनामी के बाद, वो जो बड़े ऊंचे वेव्स आते हैं, इन 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 रूट्स के कारण वो शांत हो जाते हैं। तो इसमें से हमें ये सीख है कि जलवायु परिवर्तन में जब ज़्यादा तापमान बढ़ेगा और सी लेवल राइज होगा, समुद्री स्तर बढ़ेगा, और समुद्री स्तर बढ़ने में अब जब उसके बाद साइक्लोन्स वगैरह आएंगे, तो साइक्लोन्स आने में जो वेव है, वो वेव टाइडल एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। ये टाइडल एम्पलीट्यूड को ये मैंग्रोव्स उसी तरह जैसे मैंग्रोव्स ने 2004 में साइक्लोन के सुनामी के बाद रोका था, वैसे ही रोक सकती है। आपने कोरल्स के बारे में बोला, कोरल्स मैंग्रोव से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। कोरल्स बहुत सेंसिटिव है। कोरल्स आप देखते हैं कि आप जो देखते हैं वो एक इमारत है, कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट की एक इमारत है, और उसके अंदर जीवी रहती है, और उस जीवी के कारण वो कोरल्स को सतरंगी और ब्यूटीफुल बन जाती है। पर अगर समुद्री तापमान या एटमॉस्फेरिक तापमान बढ़ती है तो बहुत सेंसिटिव है। तो जब वो बढ़ता है तो ये जो अंदर की जीवी है वो मर जाती है। अब वो जब जीवी मर जाती है तो वो इमारत का रंग चला जाता है और इमारत पूरा सफ़ेद हो जाती है। उसको हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो हर एक बार जब हीट वेव हुआ, नहीं तो समुद्र में तापमान बढ़ा, तो हज़ारों हेक्टेयर कोरल्स ब्लीच हुए। अब ये ब्लीच होके अगर जल्दी ये जो वापस आ जाती है, तापमान वापस आ जाती है, तो वो हो सकती फिर से वो बच जाए कोरल। पर अगर नहीं हुआ तो कोरल पूरे मर जाती है, और वो मरे हुए कोरल फिर केवल कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका कोई वैसे फायदा, खड़ी तो रहेगी पर वो जीवित नहीं है। तो हमने ये गौर फरमाया कि कैसे जो डेवलपमेंट की होड़ है एक तरह से, वो अक्सर हमारे इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण को भूल जाती है। तो आपको इस वक्त क्या लगता है कि भारत इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के बीच, अर्थशास्त्र और पर्यावरण के बीच एक कितना अच्छा संतुलन बना पाया है? क्या अभी भी भारत की नीतियों में कुछ कमी है? हम अभी कहाँ पे हैं संतुलन के हिसाब से? मैं आपको एक उदाहरण में बताता हूँ। अगर आप एक बांध बन रहा है और उस बांध के कारण से 1000 हेक्टेयर एवरग्रीन फॉरेस्ट कट रहे हैं, नहीं तो पानी के नीचे जा रहे हैं, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होंगे जो सरकार या जो भी डिसीजन ले रही है उनको बता सकती है कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। वो बताएंगे कि ये बांध बनेगा तो इतना मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, उतना मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी से इतने सारे कारखाने आ सकते हैं, इतने सारे डेवलपमेंट हो सकता है। पर दूसरी एक प्रक्रिया है, वो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो वो उस डिसिप्लिन में ये देखते हैं कि वो फॉरेस्ट का इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। अगर आप वो फॉरेस्ट को खड़ा छोड़े, उसको आप काटे नहीं, उसको आप पानी में नहीं डुबाए, तो उसके भी आर्थिक फायदे हैं। उससे बहुत ज़्यादा आर्थिक फायदा है। वो आर्थिक फायदा इतने साल तक लोग पढ़ नहीं रहे थे, वो क्या है वो स्टडी नहीं कर रहे थे। तो अब अभी वो पिछले 3-4 दशक से वो स्टडी कर रहे हैं, वो है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। कितने सारे समुदाय हैं जो कि
जंगल अर्थशास्त्र से ही अपना घर एक तरह से चला चला रहे रहे हैं, है ना। ये जो बेनिफिट है वो परमानेंट है, वो क्योंकि अगर आप आप यही वो पुराने हम उदाहरण में चले जाए, एक बांध बनाया तो 40 साल 60 साल उसके फायदे होंगे, 40 साल के बाद बांध के फायदे कम होते जाएंगे। पर अगर आपने एक वन को छोड़ा तो वो वन इन परपेचुटी केवल आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी और उसके आने वाली पीढ़ियों को भी उसका फायदा मिलेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड वो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स को हमें मीडिया स्पेस में और पब्लिक स्पेस में लाना है, ताकि पॉलिसी मेकर्स भी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का जिक्र करें जब डिसीजन लेते हैं। तो इसी कारण से आपको पता है मोंगोबी इंडिया में हम एनवायरोनॉमी करके पूरा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का रिपोर्ट करते हैं। हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करी, तो जो कंजर्वेशन पैटर्न्स हैं वो काफ़ी बिगड़ रहे हैं। हम एक तरफ कह रहे हैं कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो होंगे, पर इन सब की वजह से हम और ज़मीनों का इस्तेमाल करेंगे सोलर पैनल्स खड़ा करने के लिए, और हमारे जो लैंड यूजेज पैटर्न्स हैं वो भी और बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो संतुलन है पर्यावरण का और क्लाइमेट का, जलवायु का, उस पर क्या असर होगा? नहीं, एक तरफ तो हमें ये ट्रांजिशन की बहुत ज़रूरत है। माने जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करके जो हम काम कर रहे हैं, कोयला नहीं तो ऑयल, तेल, पेट्रोलियम ऑयल यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उससे बदल के रिन्यूएबल एनर्जी जाना बहुत ज़रूरी है। पर इसमें दूसरी एक बात है कि अगर आप कोयला या तेल इस्तेमाल करके आप 1 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट खड़े करें तो आपको आधे हेक्टेयर की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है। अगर आप वही 1 मेगावाट सोलर फार्म खड़ा करके, सौर ऊर्जा इस्तेमाल करके आप सौर ऊर्जा इस्तेमाल करके आप खड़ा करना चाहे तो आपको उससे 2.5 हेक्टेयर की ज़रूरत है। तो 1 मेगावाट के लिए 5 सौर ऊर्जा 5 गुना ज़्यादा ज़मीन चाहिए सौर ऊर्जा के लिए। तो इससे ये होता है कि हमें सौर ऊर्जा की तरफ जाना ज़रूरी है, पर हम ऐसे जगहों ले जहाँ पे हम सोलर फार्म्स खड़े करें जहाँ पे इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हो। तो ये बहुत हमें जुडिशियसनेस से, बहुत बुद्धिक्षम होकर सोच समझ के हमें ये सब फैसले लेने पड़ेंगे। आपने सर पार्थदास गुप्ता की चिंता का जिक्र अक्सर किया है कि कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के चक्कर में जो इकोलॉजी है उसके सर्विसेज को हम सब लोग भूल जाते हैं। तो जो अभी की भारत की नीतियां हैं, क्या वो ये कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हैं, या अभी उनमें किस तरह के बदलाव आने की ज़रूरत है? सर पार्था का कहना है कि तो वो उसको उदाहरण दे के बोलते हैं कि जैसे कि हमारा ग्रोथ प्रोसेस चल रहा है, पर हमें लग रहा है ये फॉसिल फ्यूल से प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से क्लाइमेट चेंज के लिए प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रही है। तो फॉसिल फ्यूल्स को निकाल दें और वहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी को डाल दें। जैसे हम बैटरी निकाल के बैटरी डालते हैं ना, वैसे फॉसिल फ्यूल को निकाल दें और रिन्यूएबल एनर्जी डाल दें, और इससे कंटिन्यूस प्रोसेस कंटिन्यूस। तो सर पार्था का कहना है कि हमें ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको ही हमें, इस सोच को ही हमें
बदलाव करना है, क्योंकि नेचर है जो जो हमें देती है उसके बारे में हम भूल जाते हैं। ये जो ऑल्टरनेट थिंकिंग इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज नीडेड टू, उससे ही हम परमानेंट इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, परमानेंट इकोनॉमिक, तो वो सस्टेनेबल। तो ये एक सोच है सरपार्था या ऐसे प्रसिद्ध एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट का। तो ये इसके लिए कंजर्वेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण का कंजर्व नहीं करें, संरक्षण नहीं करें, तो हम उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे ले पाएंगे? जब पर्यावरण चला जाएगा उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो नहीं मिलेगा ना। तो पर्यावरण जाने के पहले उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में हम सोच के उस कारण से हमें उसको संरक्षण करना है। तो अगर आप पूछेंगे कि हम क्या इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, भारत जा रही है और बाकी राज्य जा रहे हैं, तो ये तो नहीं हो रहा है। पर हमने बहुत सारी चीज़ ठीक किया है भारत में। I mean, हमारे जंगल ज़मीन के बहुत सारे लॉस है, वो बहुत अच्छे लॉस है। पर ऐसे कई चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट की तरह ज़्यादा वेट देके एनवायरनमेंट को दुर्बल कर रही है। तो ये ठीक करना तो हम जैसे पत्रकारों का भी तो इसके बारे में लिखना और बोलना हम जैसे पत्रकारों का भी तो काम है। मेरी पीढ़ी तो गई, अब आपकी पीढ़ी है, आपको ये काम जारी रखना है। वो भी आपने जिस चिंता का जिक्र किया वो बहुत सटीक चिंता है। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने जाना कि जितना भी विकास देश में होता आ रहा है वो एनवायरनमेंट को मद्देनज़र नहीं रख रहा। हम यही उम्मीद कर सकते हैं इस देश के नागरिक के तौर पे कि आगे जो नीति निर्माण हो, जो पॉलिसीज़ बने, वो एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों को ध्यान रखते हुए बने। आपने हमें अपना समय दिया इन 3 एपिसोड्स के लिए, उसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और आप सब भी हमारे साथ इन 3 एपिसोड्स में जुड़े, आपने एनवायरनमी के सफ़र को दिलचस्प बनाया हमारे लिए। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मोंगोबे इंडिया और मोंगोबे हिंदी के चैनल्स को सब्सक्राइब करें।